नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रचित दुग्गल है। मैं ग्लोबल हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर यूनिट का हेड हूँ, पेन डिपार्टमेंट का भी हेड हूँ और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट भी मेरे अंदर ही आता है। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज आपके सामने हूँ। पहला क्वेश्चन आया है, कमर दर्द के मुख्य कारण क्या हैं? तो मैं बताना चाहता हूं अपने ऑडियंस को कि कमर दर्द के मुख्य कारण में सबसे इंपॉर्टेंट कारण हर्निएटेड डिस्क होता है, यानी डिस्क प्रॉब्लम आता है। ज्यादातर जो कमर दर्द के शिकायत लेके लोग आते हैं उनको हर्निएटेड डिस्क की प्रॉब्लम होती है। कमर दर्द मस्कुलर पेन यानी सिर्फ मांसपेशियों की खिंचाव या दर्द के कारण भी हो सकता है। कभी कोई किसी को चोट लग जाए या फ्रैक्चर हो जाए तो भी कमर दर्द हो सकता है। मोटापा एक कमर दर्द का मुख्य कारण है। बहुत ही वर्ष सोचा जाए तो अगर कैंसर यानी ट्यूमर भी कमर दर्द का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ऑडियंस ने पूछा है, हर्निएटेड डिस्क के मुख्य कारण क्या है? हर्निएटेड डिस्क यानी डिस्क बल्ज की जो शिकायत होती है, इसके मुख्य कारण होते हैं डिस्क में स्वेलिंग आना। जैसे अगर हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है जिसको वर्टिब्रा कहते हैं। इन हर दो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है जिसके पीछे से हमारी नर्व्स यानी नसें जारी होती है। किसी भी कारण से अगर डिस्क में स्वेलिंग आ जाए तो डिस्क का साइज बढ़ जाता है और पीछे की नसें दबने लग जाती हैं, जिसके कारण इसी को हर्निएटेड डिस्क कहते हैं, जिसके कारण दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। डिस्क प्रॉब्लम अगर गर्दन में हो तो उसको सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम कहते हैं। अगर कमर के निचले हिस्से में डिस्क प्रॉब्लम हो तो उसको लंबर डिस्क प्रॉब्लम कहते हैं। अगर कमर की नसें दबें तो कमर, कुल्ले और टांगों में दर्द हो सकता है। अगर सर्वाइकल यानी गर्दन से जाती हुई नसें दबें तो सर, गर्दन, कंधे और हाथ में दर्द होने की शिकायत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओजोन थेरेपी आजकल हर्निएटेड डिस्क का इलाज माना जाता है, ऐसा लोग पूछ रहे हैं। पहले मैं बताना चाहता हूं कि ओजोन थेरेपी है क्या। ओजोन थेरेपी में ऑक्सीजन और ओजोन गैस का एक मिक्सचर ये मनकों में डाला जाता है, जिसके कारण मनकों की स्वेलिंग यानी डिस्क की स्वेलिंग कम हो जाती है और नसों से दबाव कम हो जाता है। अगर कमर दर्द या गर्दन दर्द की किसी को शिकायत है और एमआरआई में डिस्क बल्ज आया है तो ओजोन थेरेपी उसके लिए काफी कारगर ट्रीटमेंट है। ओजोन थेरेपी के अलावा हम एपिड्यूरल इंजेक्शंस भी दे सकते हैं और अगर किसी भी टाइम लगे कि बीमारी गंभीर रूप ले रही है तो हमें ऑपरेशन के लिए भी जाना पड़ सकता है। पर हाँ, डेफिनेटली ओजोन थेरेपी आजकल काफी अच्छा इलाज माना जाता है डिस्क के लिए एंड इट इज वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ओजोन थेरेपी के अगला क्वेश्चन आया मुझे कि क्या ओजोन थेरेपी के कोई साइड इफेक्ट्स हैं कि नहीं है। ओजोन थेरेपी के इटसेल्फ कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसमें ऑक्सीजन और गैस का मिक्सचर डिस्क में डाला जाता है जिससे डिस्क की स्वेलिंग कम हो जाती है और डिस्क की स्वेलिंग कम होने के कारण नसों से दबाव हट जाता है और मरीज को राहत मिलती है। एज सच ओजोन थेरेपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, पर जब इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन साइट में कुछ दिन तक हल्का दबाव या हल्का दर्द रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अगला क्वेश्चन ये है कि अगर ये बोला जाए कि ओजोन थेरेपी करवाने से ऑपरेशन से बचा जाए, ऐसा हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली। अगर आपकी डिस्क में माइल्ड प्रॉब्लम है यानी हल्की प्रॉब्लम है, हल्की शिकायत है, माइल्ड डिस्क बल्ज है, तो ओजोन थेरेपी से इस थेरेपी से आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। पर अगर डिस्क का बल्ज
ज़्यादा हो जाए या ये नसों को ज़्यादा दबाव में डाल दे और हाथों या पैरों में सुन्नपन आ जाए, तो हमें ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है। पर अगर शुरुआती दौर में यानी इनिशियल स्टेज में अगर हम ओजोन थेरेपी करवा लें तो हम ऑपरेशन से बच सकते हैं डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, ये कहीं कहीं लोग, आई थिंक आई एम डिफिकल्ट टू रीड, कई लोगों को गर्दन में दर्द होता है और अगर ये दर्द, हाँ, अगर ये दर्द बाजू या हाथ में चला जाए तो इसका मतलब क्या? हाँ, इस क्वेश्चन का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, मैं ऑडियंस के लिए रिपीट करना चाहूंगा। क्वेश्चन है कि सवाल ये है कि अगर किसी को गर्दन में दर्द होता है और ये दर्द बाजू और हाथ में चला जाए तो इसका मतलब क्या है? ये लक्षण सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम के हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि गर्दन हमारी छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है। हर दो हड्डियों के बीच में डिस्क होती है। डिस्क के साइड से, पीछे से, लेफ्ट और राइट से नसें जारी होती है। अगर डिस्क में स्वेलिंग आ जाए तो ये डिस्क नसों पे दबाव डालती है। गर्दन से जाने वाली नसें हमारे सर, गर्दन, कंधे, बाजू, हाथ और छाती को सप्लाई करती हैं। अगर ये नसें दबने लग जाएं, इसको सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम कहते हैं। हाँ, अगर हाथों में सुन्नपन भी आ जाए तो इसका मतलब आपकी डिस्क नसों को पूर्णतः दबा रही है, यानी कंप्लीटली डिस्क कंप्रेशन हो रहा है, तो डिस्क नर्व्स को कंप्रेस कर रही है। देन इट कैन टेक अ सीरियस प्रॉब्लम, इट कैन बी अ सीरियस प्रॉब्लम आल्सो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सर्वाइकल प्रॉब्लम गंभीर रूप ले सकती है? हाँ, डेफिनेटली ले सकती है। इफ नॉट ट्रीटेड इन टाइम देन द सर्वाइकल प्रॉब्लम कैन टेक अ मेजर can take a major, it can become a major problem in the later stage। अगर सर्वाइकल से, जैसे मैंने अभी समझाया कि सर्वाइकल डिस्क के साइड से नसें जो जाती हैं वो सर, गर्दन, कंधे, हाथ, बाजू और छाती को सप्लाई करती हैं। अगर ये नसें पूर्णतः दब जाएं यानी कंप्लीटली दबाव में आ जाएं तो हाथों में सुन्नपन या कमजोरी भी हो सकती है। देयर इज अनदर टर्म, एक और बीमारी है सर्वाइकल माइलोपैथी, जो सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम के कारण कभी कभी हाथों और पैरों दोनों की में कमजोरी आ जाती है और मरीज चलने फिरने के स्थिति में भी नहीं रहता। अभी हमने रिसेंटली ग्लोबल हॉस्पिटल में ऐसे 2 पेशेंट ट्रीट किए हैं। बट अगर सर्वाइकल माइलोपैथी की स्टेज में अगर पेशेंट आ जाए तो कंप्लीट रिकवरी होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्या सर्वाइकल बल्ज में ऑपरेशन जरूरी है या इंजेक्शन का इसमें कोई रोल है? डेफिनेटली। अगर, जैसे मैंने अभी समझाया, पिछले क्वेश्चन का जवाब ही दिया कि अगर सर्वाइकल डिस्क बल्ज पूरी तरह नसों को दबाव में ले आए या पूरी तरह सर्वाइकल डिस्क की वजह से नसें दबने लग जाए तो ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। नहीं तो मरीज के हाथों और पैरों में जान खत्म हो जाती है, बेजान हो जाते हैं और मरीज क्वाड्रिपैरेसिस जिसको कहते हैं वैसी स्थिति से गंभीर, इसमें ऐसे स्थिति में मरीज चलने फिरने लायक नहीं रहता। ऐसे में हमारी सलाह ये है अपने दर्शकों से कि जब भी हाथों पैरों में दर्द या कमजोरी का या सुन्नपन का एहसास हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करें और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही चलें, इसको हल्के में मत लीजिए। माय नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय ऑडियंस इज कि घुटने के दर्द में पीआरपी थेरेपी का क्या रोल है? वेरी गुड क्वेश्चन। पीआरपी थेरेपी होता क्या है, पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ। पीआरपी थेरेपी का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। हमारे खून में लाल खून के कण होते हैं और प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट होते हैं।
पीआरपी थेरेपी में मरीज का खून लेके उसको डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालते हैं, जिससे खून के लाल कण जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और प्लाज्मा ऊपरी सतह में आ जाता है। उस प्लाज्मा में प्लेटलेट की कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते हैं बाय डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, जिसके कारण जो खून की ऊपरी सतह जो है उसमें प्लेटलेट की मात्रा बढ़ जाती है, प्लेटलेट कंसंट्रेट हो जाते हैं। इसको कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। अब जो सवाल है कि क्या पीआरपी थेरेपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का घुटने के दर्द में कोई रोल है? हाँ, डेफिनेटली रोल है। मैं पहले दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि घुटने के दर्द के कारण क्या होते हैं। जनरली बढ़ती उम्र के साथ साथ घुटनों में जो कार्टिलेज होता है वो घिसने लग जाता है और डैमेज होने लग जाता है, क्योंकि जो घुटनों में जो ग्रीस जो हम बोलते हैं सरल शब्दों में यानी साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो उसकी मात्रा कम हो जाती है बढ़ती उम्र के साथ। ऐसे में जब कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो मरीज के घुटनों में काफी दर्द होने लग जाता है। इस दर्द का मुख्य कारण कार्टिलेज का डैमेज होना ही होता है। अगर प्लाज्मा थेरेपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा घुटनों में डाला जाए तो उससे घुटनों के जो डैमेज कार्टिलेज हैं वो रिकवर कर सकते हैं और फर्दर डैमेज होने से बचा जा सकता है, और पेन जो घुटनों में होती है ड्यू टू ऑस्टियोआर्थराइटिस डैमेज कार्टिलेज की वजह से उससे काफी राहत मिल सकती है। मेरा अगला जो क्वेश्चन लोगों ने, क्या पीआरपी थेरेपी का कोई साइड इफेक्ट है? पीआरपी थेरेपी बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है। इसमें आप ही का खून लेके उसी में से प्लाज्मा बना के हम आपके घुटनों में इंजेक्ट करते हैं, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, पर इंजेक्शन साइट पे थोड़ा सा इरिटेशन होने के कारण, इन्फ्लामेशन होने के कारण कुछ दिनों या कुछ घंटों तक इंजेक्शन साइट पे पेन रह सकता है। बस यही साइड इफेक्ट है, अदरवाइज कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज इट इज अ वेरी सेफ थेरेपी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट और पीआरपी थेरेपी हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। पीआरपी थेरेपी वैसे आज तक गिरते बालों की समस्या में भी पीआरपी हम यूज करते हैं, कंधे के दर्द में पीआरपी यूज कर सकते हैं, कोहनी के दर्द में हम पीआरपी यूज कर सकते हैं, जिसको टेंडिनाइटिस या टेनिस एल्बो भी कहते हैं हम लोग। और पीआरपी थेरेपी को हम बैक पेन में भी आजकल इस्तेमाल करते हैं। इट इज अ वेरी सेफ एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीआरपी इंजेक्शंस के अलावा कौन कौन से इंजेक्शन घुटनों के दर्द में हम इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया घुटनों का दर्द का मुख्य कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटनों में ग्रीस का या साइनोवियल फ्लूइड का कम हो जाना, जिसके कारण कार्टिलेज घिसने लग जाता है। ऐसे में आजकल जो हम ग्लोबल हॉस्पिटल में हम बीमैक थेरेपी यानी बोन मैरो एस्पिरेट कंसंट्रेट का भी इस्तेमाल कर चुके हैं, विच इज वेरी इफेक्टिव। या हम रेगुलर ओपीडी बेसिस में ग्लोबल में हम हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन देते हैं, जिसको सरल भाषा में ग्रीस के इंजेक्शन बोलते हैं कि भाई ग्रीस खत्म होगी। तो लोग ऐसे भी आते हैं, कहते हैं ग्रीस खत्म होगी डॉक्टर साहब, ग्रीस के इंजेक्शन लगा दो। तो दैट इज टेक्निकल मेडिकली हाइलुरोनिक एसिड। एंड बीमैप के बारे में बताना चाहता हूँ कि बोन मैरो एस्पिरेट कंसंट्रेट हमने ग्लोबल हॉस्पिटल में यूज किया है काफी पेशेंट्स में। इसमें हम पेशेंट का बोन मैरो लेके, जिसको जैसे हम प्लाज्मा पीआरपी थेरेपी में हम मरीज का खून लेके उसको डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन से प्लाज्मा अलग करते हैं और उसको इंजेक्ट करते हैं, ऐसी बोन मैरो में सरल शब्दों में कुछ दर्शकों के लिए मैं समझाना चाहूंगा कि एक तरह से गाढ़ा खून है, बोन मैरो लेके उसको हम डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन से और कंसंट्रेट करके उसमें बोन मैरो एस्पिरेट कंसंट्रेट को हम अगर इंजेक्ट करते हैं तो इसमें कार्टिलेज की वाइटलिटी और इम्प्रूव होती है और कार्टिलेज बढ़ने की चांसेस या कार्टिलेज रिपेयर होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट
इट इज अ सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि बोन मैरो लेना एक तरह से बड़ा पेनफुल प्रोसीजर है, इसके लिए आपको दाखिला की जरूरत है। पर पीआरपी थेरेपी तो 1 घंटे का प्रोसीजर होता है, इसमें आपका ब्लड लेके प्लाज्मा कंसंट्रेट करके हम आपको इंजेक्ट करके विद इन 1 आवर फ्री कर सकते हैं। पर अगर आपने बोन मैरो एस्पिरेट कंसंट्रेट कराना है, बीमैक थेरेपी करानी है, तो उसके लिए आपको दाखिल होना जरूरी है। ऐसे ही जो हाइलुरोनिक एसिड के मैं जो इंजेक्शन बोल रहा हूँ, ये जो सिंपल इसको बोलते हैं ग्रीस के इंजेक्शन है, ये हम ओपीडी बेसिस पे पेशेंट्स को इंजेक्ट करके डायरेक्ट घर दे सकते हैं। इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। समय कम है और सवाल ज़्यादा आ रहे हैं। मैं इस सेशन को क्लोज करते हुए अपने प्रमोटर्स और ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का थैंक्स करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच पे आने के लिए मौका दिया। और मैं अपने दर्शकों से ये बोलना चाहता हूँ, अगर इनको कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी क्वेरीज होंगी तो हमारे हॉस्पिटल के वेबसाइट पे आप पोस्ट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी में अपना पर्सनल नंबर भी मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है। और अगर आप चाहेंगे, आपका कोई भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो हम ऐसा सेशंस रिपीटेडली करते रहेंगे। धन्यवाद।